नमस्कार दोस्तों, सभी को नमन प्रणाम। राम राम सा खम्मा गणी, जय माता जी री। हम राजस्थान की ज्योग्राफी मानचित्रों पर आधारित पढ़ रहे थे। मानचित्रों पर आधारित राजस्थान की ज्योग्राफी जो आपका कंसेप्ट क्लियर कराती है, जो आपको रटाफिकेशन छुड़वाती है, जो तोता मैना की तरह रटना छोड़ करके आपको ज्योग्राफी आपके मानस पटल पर एक मानचित्र उकेरती है, उस राजस्थान की ज्योग्राफी को हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा कि राजस्थान को हमने 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा और 4 भौतिक प्रदेशों में हम पश्चिमी राजस्थान को पढ़ रहे थे। पश्चिमी महान मरुस्थल राजस्थान को पढ़ रहे थे, अरावली पर्वतमाला और पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्व का पठार। पश्चिमी मरुस्थल उत्तर पश्चिम का मरुस्थल कहते हैं, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। अरावली माउंटेन, अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसके बाद में हमने पूर्व का मैदान और दक्षिण पूर्व का पठार, इन राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों को बांटने के बाद में हमने परिचयात्मक अध्ययन किया था उत्तर पश्चिम के मरुस्थल का, यानी राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है उसे हमने कहा कि ये थार का मरुस्थल कहलाता है। तो हम उत्तर पश्चिम का मरुस्थल पढ़ रहे थे और आइए आगे हम उत्तर पश्चिम के मरुस्थल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और किस प्रकार उत्तर पश्चिम के मरुस्थल को हम अलग अलग भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं, इस पे हम विचार करते हैं। ये हमारा जो उत्तर पश्चिम का मरुस्थल है, ऐसा कहा जाता है कि उत्तर पश्चिम का जो मरुस्थल है ये कभी अफ्रीका का भाग था। यदि यहां अफ्रीका महाद्वीप ऐसे बना दिया जाए, ये हमारा भूमध्य सागर का भाग, ये लाल सागर का भाग और इस प्रकार स्वेज नहर, ये जो है ये फारस की खाड़ी और ये हमारा इंडिया। यदि ये जिग्सा फिट की जो स्थिति है, कच्छ का रण और काठियावाड़ का क्षेत्र और खंबात की खाड़ी का, ये इस प्रकार फारस की खाड़ी और लाल सागर में फिट हो सकता है। तो कहा जाता है कि ये कभी पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का भाग है। पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का भाग कहा जाता है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को। यह हमारा राजस्थान है। तो ये इस प्रकार राजस्थान के ईरान का, जो राजस्थान से पाकिस्तान का मरुस्थल, ईरान का मरुस्थल और ये सऊदी अरब का मरुस्थल और उधर इनका मेक्सिको का मरुस्थल भी पड़ता है। राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है, उस पश्चिमी मरुस्थल में खूब सारे विश्व के मरुस्थल है, उन्हीं के समानांतर उन्हीं समान अक्षांशों पर पड़ते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल का हम अध्ययन कर रहे थे कि ये पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का भाग है। एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि पश्चिमी मरुस्थल का उन्होंने नाम दिया है कि ये रुक्ष प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें रुक्ष प्रदेश कहा था। ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, इसी पश्चिमी मरुस्थल को जब इंडिया के परे घूम करके एक तिब्बती यात्री आया था, चीनी यात्री था वेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, और यात्रियों का राजकुमार ने सीयू की अपनी एक पुस्तक लिखी और सीयू की में पश्चिमी मरुस्थल का वो भीनमाल प्रदेश आया। तो भीनमाल को उसने पीलो मोलो कहा और उसने कहा कि पीलो मोलो था वो गुर्जरात प्रदेश की राजधानी था, यानी पश्चिमी मरुस्थल को उसने गुर्जरात प्रदेश का। तो वेनसांग ने इसी प्रदेश को, पश्चिमी मरुस्थल को गुर्जरात प्रदेश का, किसने कहा? वेनसांग ने। और गुर्जरात प्रदेश की राजधानी उसने किसको बताई? पीलो मोलो को बताई। पीलो मोलो तत्कालीन भीनमाल क्षेत्र को कहा जाता है, जो कवि महा की भूमि है, ब्रह्मगुप्त की भूमि है, उन्हें भीनमाल को पीलो मोलो का वेनसांग ने इस प्रदेश को गुर्जरात प्रदेश का, कि गुर्जरात प्रदेश की राजधानी है वो पीलो मोलो थी, ये वेनसांग कहता है। लेकिन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, इससे पश्चिमी मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब देखो, पश्चिमी मरुस्थल को अपन अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ते हैं और एक एक भाग का अपन
विस्तार से वर्णन करते हैं ताकि आपके मानच पटल पर राजस्थान का भूगोल, हम पढ़ रहे थे उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल पढ़ रहे थे। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को हमने बताया कि इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को, जो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है, इसे दो भागों में बांटा जाता है। यदि मानचित्र पे बताया जाए तो ये इस प्रकार अपना राजस्थान है, और राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को हम बांट के बताएंगे कि ये राजस्थान का पश्चिम मरुस्थल है, ये अरावली पर्वतमाला है, ये हमारा पूर्व का मैदान है, और ये दक्षिण पूर्व का पठार है। इस पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं और इस प्रकार बांटा जाता है इसे, एक भाग ये है और एक भाग ये है, और ये संपूर्ण जो क्षेत्र है ये भाग कहलाता है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, और उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को ही थार मरुस्थल कहा जाता है। लेकिन राजस्थान में पढ़ने की, अध्ययन करने की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग को जो बांटा जाता है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को, इसे हम कह सकते हैं कि शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, या इसे महान मरुभूमि भी कहा जाता है, महान मरुभूमि कह सकते हैं, शुष्क मरुस्थल और महान मरुभूमि। दूसरा जो ये हमारा ये जो मरुस्थल का भाग है, ये इस भाग को बांटते हैं, इस भाग को कहा जाता है अर्धशुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। ये उपआर्द्र या आर्द्र भाग में भी नहीं है और एकदम शुष्क भाग में नहीं है, इसलिए उसे कहते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल, यानी सेमी एरिड, सेमी एरिड डेजर्ट कहलाता है। ये सेमी एरिड डेजर्ट कहलाता है, और ये भयंकर रूप से रेतीला है, इसलिए इसे सैंडी ग्रेट डेजर्ट कहा जाता है। ये एकदम रेतीला है, इसलिए इसे सैंडी डेजर्ट कहा जाता है, और इसे सेमी एरिड डेजर्ट कहा जाता है। और ये एकदम सैंडी है, इसे सैंडी एरिड कहते हैं, यानी रेतीला शुष्क मरुस्थल। सैंडी एरिड डेजर्ट कहते हैं या सैंडी ग्रेट डेजर्ट कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल जैसे महान मरुभूमि, यानी उत्तर पश्चिम की मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं, शुष्क मरुस्थल, महान मरुभूमि और अर्धशुष्क मरुस्थल। अब देखो, शुष्क मरुस्थल को दो भागों में और दो भागों में बांटते हैं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं अध्ययन की दृष्टि से। शुष्क मरुस्थल जिसे सैंडी एरिड डेजर्ट कहा जाता है, अर्धशुष्क मरुस्थल सेमी एरिड डेजर्ट कहा जाता है। इन दो भागों में बांटने के बाद इनके और उपभाग किए जाते हैं। शुष्क मरुस्थल को वापस पुनः दो भागों में बांटा जाता है। एक है भाग बालू का स्तूप प्रदेश, एक भाग है बालू का स्तूप प्रदेश, और एक भाग है वो है बिना बालूकों वाला प्रदेश, बालू का स्तूप विहीन प्रदेश, यानी जहां बालू का स्तूप नहीं है, बालू का स्तूप विहीन प्रदेश। ये पथरीला होता है, इसलिए इसे हमादा प्रदेश भी कहा जाता है, इसे हमादा प्रदेश भी कहा जाता है, इसे हमादा प्रदेश भी कहा जाता है। और बालू का स्तूप प्रदेश है, इसे ईरग मरुस्थल भी कहा जाता है, इसे ईरग मरुस्थल भी कहा जाता है। यदि बालू का स्तूप के मध्य कहीं मिश्रित मरुस्थल है तो इसे रेग मरुस्थल भी कहा जाता है, इसे रेग मरुस्थल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार बालू का स्तूप प्रदेश और बालू का स्तूप विहीन प्रदेश। फिर आता है अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल को राजस्थान में अध्ययन की दृष्टि से चार भागों में बांटा जाता है। पहला है वो है घग्गर का मैदान, सबसे उत्तर है वो है घग्गर का मैदान। अर्धशुष्क मरुस्थल को चार भागों में बांटते हैं। दूसरा है वो है शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, और तीसरा है वो है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, तीसरा नागौरी उच्च भूमि। और फोर्थ है जो चौथा है वो है गोडवाड़ बेसिन, गोडवाड़ बेसिन, गोडवाड़ बेसिन, लूणी बेसिन,
गोडवाड़ प्रदेश, इन 4 नामों से। कुल मिला के हमने राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को, जो अरावली के पश्चिम में भाग है, वो उत्तर पश्चिम का मरुस्थल कहलाता है। उत्तर पश्चिम मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांटा, अध्ययन की दृष्टि से, धरातल की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से, वनस्पति की दृष्टि से उनका आधार बांटने में लिया जाता है। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थल जिसे महान मरुभूमि भी कहते हैं, और शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को हमने पुनः 2 भागों में बांटा, बालू का स्तूप प्रदेश और बालू का स्तूपहीन प्रदेश। और अर्धशुष्क मरुस्थल को हमने 4 भागों में बांटा, घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ बेसिन। तो इस प्रकार अर्धशुष्क मरुस्थल है वो अरावली पर्वतमाला और महान मरुस्थल के बीच स्थित है। महान मरुस्थल के पूर्व और अरावली के पश्चिम में अर्धशुष्क मरुस्थल स्थित है। और अध्ययन की दृष्टि से अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा जाता है, घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ बेसिन। अब हम अर्धशुष्क मरुस्थल के एक एक भाग को लेकर के अध्ययन करेंगे कि घग्गर के मैदान की क्या विशेषता है, इसमें कैसी वनस्पति है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां का तापमान कितना रहता है, और वहां नदियां कौन सी है, और वहां बांध कौन से हैं। फिर हम शेखावटी प्रदेश लेंगे कि शेखावटी प्रदेश की क्या विशेषता है, कौन कौन से जिले शेखावटी प्रदेश में आते हैं, वहां की कौन कौन सी मृदा है, कौन कौन सी मृदा और कौन कौन सी जलवायु, कौन कौन सी वनस्पति, कौन कौन से झाड़ और झांकर वृक्ष पाए जाते हैं। फिर आती है नागौरी उच्च भूमि, इसे नागौरी उच्च भूमि क्यों कहा जाता है, नागौरी उच्च भूमि की क्या विशेषता है, आदि आदि अपन लेंगे। फिर गोडवाड़ बेसिन, कौन सी नदी के बेसिन को गोडवाड़ बेसिन कहा जाता है, कौन से नदी के बेसिन को तोरावटी बेसिन कहा जाता है, ये सारा हम अर्धशुष्क मरुस्थल में। आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का अर्धशुष्क मरुस्थल। बिल्कुल रटना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना है। और आइए हम राजस्थान के अर्धशुष्क मरुस्थल को पढ़ते हैं। राजस्थान के अर्धशुष्क मरुस्थल, राजस्थान का अर्धशुष्क। पहले राजस्थान का मैप बनाते हैं। ये हमारा राजस्थान का मैप, ये राजस्थान का मानचित्र, ये राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र, और ये हम पढ़ रहे थे, ये अरावली पर्वतमाला बीच में बना देते हैं, और ये है उत्तर पूर्व का मैदान, और ये दक्षिण पूर्व का पठार। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस प्रदेश की, और किस प्रदेश की, ये जो प्रदेश है अर्धशुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। देखो ये है हमारी अरावली पर्वतमाला, ये हमारी अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला है। और इस अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम का भाग है, ये जो रेखा है, ये रेखा 50 डिग्री सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर वार्षिक, 50 सेंटीमीटर वार्षिक समरेखा कहलाती है, 50 सेंटीमीटर वार्षिक समरेखा कहलाती है। और ये जो रेखा है ये महान मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल को बांटती है, और ये रेखा कहलाती है 25 सेंटीमीटर वार्षिक समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा। यानी 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा के मध्य ये जो मरुस्थल है इसे अर्धशुष्क मरुस्थल कहते हैं। इस मरुस्थल को अर्धशुष्क मरुस्थल कहते हैं। इस अर्धशुष्क मरुस्थल के पश्चिम की सीमा 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। इस अर्धशुष्क मरुस्थल के पूर्व की सीमा 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। यानी 25 और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य पाए जाने वाला भाग अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है। और अर्धशुष्क मरुस्थल को हमने 4 भागों में बांटा था। पहला हमारा जो भाग है, ये जो भाग है जो हनुमानगढ़ और गंगानगर में पाया जाता है, इस भाग को कहते हैं घग्गर का मैदान। इस भाग को कहते हैं घग्गर का मैदान। फिर चूरू, सिक्कर और झुंझुनू के अंदर जो ये क्षेत्र पाया जाता है, इस क्षेत्र को कहते हैं शेखावटी क्षेत्र।
शेखावटी का क्षेत्र, यहां शेखावटी मैदान। फिर मध्य का क्षेत्र है जो ये भाग है, इस भाग को कहते हैं नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और जो अंतिम क्षेत्र है इसे कहते हैं गोडवाड़ क्षेत्र, गोडवाड़ क्षेत्र, इसे गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा जाता है। गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र को घग्गर का मैदान कहते हैं, और चूरू, सिक्कर, झुंझुनू और नागौर का कुछ क्षेत्र शेखावटी का क्षेत्र कहलाता है। नागौर के आसपास की भूमि नागौरी उच्च भूमि, जोधपुर का भी कुछ भाग आता है और नागौर का आता है, पश्चिमी अजमेर का भी भाग आता है, नागौरी उच्च भूमि कहलाता है। और लूणी बेसिन का क्षेत्र गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार चारों का हम एक एक करके वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार पहला हमारा जो क्षेत्र आता है वो है घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। और ये घग्गर का मैदान, इस मैदान को कहते हैं, ये घग्गर का मैदान, इस घग्गर का मैदान, यहां से घग्गर नदी बहती थी और आज भी बहती है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक की जो लास्ट श्रेणी है, शिवालिक में स्थित है कालका, जो शिमला का भाग है। और कालका से निकल करके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तलवाड़ा झील से प्रवेश करती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी, घग्गर नदी। ऐसा कहा जाता है कि कार्बोनिफेरस युग में, पर्मियन कार्बोनिफेरस युग में, आज से 25 से 27 यानी 35 से 27 करोड़ वर्ष पहले, 35 से 27 करोड़ वर्ष पहले यानी 350 मिलियन वर्ष से 270 मिलियन वर्ष के मध्य कार्बोनिफेरस युग में यहां कभी समुद्र लहरा रहा था। और इस भाग में समुद्र लहराने के आज भी हमारे जुरेसिक काल की जो चट्टानें हैं, जिनके आकलवुड फॉसिल पार्क का जुरेसिक काल की चट्टानें, जैसे कास्ट जीवाश्म कहा जाता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर जो अवशेष पाए गए हैं, इससे सिद्ध होता है कि यहां कभी मरुस्थल लहराता था और कालांतर में मरुस्थल है वो पीछे हटता गया और आज गुजरात से परे अरब सागर के रूप में यही जो समुद्र था वो इसी मरुस्थलीय भाग में लहराता था। तो यहां कभी समुद्र लहराता था इस मरुस्थलीय भाग में, ये हमें काष्ठ जीवाश्म सिद्ध करके बताते हैं। जो काष्ठ जीवाश्म के अवशेष है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में आज भी सुरक्षित है। तो इस प्रकार घग्गर नदी की हम जब क्षेत्र की बात करें तो घग्गर नदी तलवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। इस हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में बहती है, लेकिन ये ज्यादातर हनुमानगढ़ जिले तक ही सीमित रहती है। जब बाढ़ आती है तो ये सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक बहती है घग्गर नदी। ये घग्गर नदी सरस्वती नदी का अवशेष मानी जाती है। सरस्वती द्रस्तवती, और इसे हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं, यह नाली का क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार सरस्वती, द्रस्तवती, नाली, ये सतलज और चौतांग आदि नदियों का कभी सिंचित क्षेत्र था। पश्चिमी मरुस्थल चौतांग, सतलज, नाली, द्रस्तवती, सरस्वती। घग्गर नदी को है वो सरस्वती, द्रस्तवती, नाली, सोती आदि नामों से जाना जाता है। कभी यहां सतलज भी बहती थी, चौतांग भी बहता था। अभी सतलज है वो पंजाब से पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है। कालांतर में इन नदियों का मुख है वो मुड़ गया। तो इस प्रकार हनुमानगढ़ और गंगानगर के क्षेत्र को जहां घग्गर नदी बहती है, जैसे घग्गर नदी को गंगानगर हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है, वो ही क्षेत्र घग्गर प्रदेश कहलाता है। इस घग्गर प्रदेश की जो मिट्टी है वो घग्गर नदी के द्वारा नाली में जो मिट्टी बहती है वो भूरी मटियारी मिट्टी है और इसमें जलोढ़ भी बहता है। जब मिट्टी की बात आएगी तो इसमें जलोढ़ मिट्टी भी बहती है, जलोढ़ बहती है और इसमें भूरी मटियारी मिट्टी बहती है। इस भूरी मटियारी मिट्टी जो वहां गंगानगर और हनुमानगढ़ के लोग हैं वो इस भूरी मटियारी मिट्टी को निकालते हैं घग्गर के पेटे से, और घग्गर के पेटे से निकाल करके वो अपने खेतों में डालते हैं
और जब खेतों में डालते हैं तो इसी मृदा को वो बग्गी मृदा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि बग्गी क्या है? बग्गी मृदा। घग्गर बेसिन में या नाली बेसिन में जो भूरी मटियारी मिट्टी है जिसमें जलोढ़ के अवशेष भी पाए जाते हैं, इस मिट्टी को बग्गी मृदा कहते हैं और ये बहुत ही उपजाऊ होती है। वहां के किसान इस नदी के पेटे से निकाल करके अपने खेतों में ले जा करके डालते हैं, जिसके कारण खेतों की मिट्टी है वो भूरी मटियारी मिट्टी हो जाती है। वर्तमान में गंग नहर और आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर ने पूरा का पूरा भौगोलिक क्षेत्र को बदल डाला है। कभी ये भयंकर मरुस्थल का भाग था और भयंकर आंधियां चलती थी, लेकिन वर्तमान में ये एक सस्या श्यामला भूमि के रूप में उभर करके आया है। और इस प्रकार राजस्थान में जब जलवायु की दृष्टि से बांटते हैं तो उत्तर से दक्षिण की तरफ हमेशा आंधियों की संख्या ज्यादा रही है और ये पूरे आंधियों का क्षेत्र था। गंगानगर में अनुमानित और एवरेज रूप में, औसत रूप में 27 दिन यानी 27 एक वर्ष में 27 बार आंधियां आती है, 27 दिन भयंकर आंधियां चलती है जो इससे भूरी मटियार मिट्टी को उड़ेलती है। तो काली आंधी के रूप में ये मिट्टी जब धोराऊ आती है उत्तर के प्रदेश से, उत्तरी भाग से जो भी आंधी आती है उसे धोराऊ कहते हैं। तो ये धोराऊ जब मिट्टी को उड़ा करके ले आती है तो पूरा अंधकार सा जाता है और टोटल गंगानगर में ऐसी आंधियों की संख्या 27 है। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ आंधियों की संख्या घटती जाती है। जैसे बीकानेर में आते आते ये आंधियों की संख्या कम रह जाती है, 18 दिन रह जाती है और झालावाड़ तक आते आते ये केवल 3 दिन रहती है। तो इस प्रकार ये आंधियों का क्षेत्र है घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन के बाद में हम जिस बेसिन की तरफ आते हैं, अर्धशुष्क मैदान। देखो इस अर्धशुष्क मैदान है ना, इस अर्धशुष्क मैदान को एक अलग नाम से भी जाना जाता है जिसे बांगड़ कहते हैं। अर्धशुष्क भाग को हमेशा ज्योग्राफिक भाषा में, भौगोलिक भाषा में अर्धशुष्क क्षेत्र को बांगर कहा जाता है। यह जो हमारा क्षेत्र है बांगर प्रदेश भी कहलाता है। यह हमारा अरावली और यह अर्धशुष्क भाग। इस अर्धशुष्क भाग को बांगर भी कहते हैं। बांगर प्रदेश कहा जाता है अर्धशुष्क प्रदेश को, बांगर प्रदेश। और अर्धशुष्क जो प्रदेश है, अर्धशुष्क जो मरुस्थल है, अर्धशुष्क मरुस्थल देखो कौन कौन से जिलों में पाया जाता है। अर्धशुष्क मरुस्थल गंगानगर में पाया जाता है। अर्धशुष्क मरुस्थल गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़ में भी अर्धशुष्क मरुस्थल है। उसके बाद में ये चूरू में अर्धशुष्क मरुस्थल है, सिक्कर में अर्धशुष्क मरुस्थल है, झुंझुनू में अर्धशुष्क मरुस्थल है, पूर्वी नागौर में अर्धशुष्क मरुस्थल है, पूर्वी पाली में अर्धशुष्क मरुस्थल है और पूर्वी जोधपुर में, दक्षिण पूर्वी जोधपुर में अर्धशुष्क मरुस्थल है। और इन मरुस्थल के भाग को बांगर कहा जाता है। बांगर, जब बांगर की भाग आ जाए, ये जो क्षेत्र है माई नदी वाला और माई नदी में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इस क्षेत्र को कहा जाता है, वो कहा जाता है वागड़, या इसको कहा जाता है वागवार, जबकि इस क्षेत्र को कहा जाता है बांगर। और बांगर का अर्थ होता है अर्धशुष्क मरुस्थल। जब अर्धशुष्क मरुस्थल, एकदम अर्धशुष्क मरुस्थल की बात आ जाए तो चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, क्योंकि यहां शुष्क मरुस्थल की बजाय थोड़ी अधिक बरसात होती है, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, पाली का कुछ क्षेत्र और नागौर का कुछ क्षेत्र एकदम अर्धशुष्क क्षेत्र में आता है। चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, पाली का पूर्वी भाग और नागौर का दक्षिण पूर्वी भाग, ये हमेशा एकदम अर्धशुष्क प्रदेश में आता है। इसे सेमी एरिड क्षेत्र कहा जाता है, जिसे बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है और यहाँ वागड़ी भाषा बोली जाती है, वागड़ी प्रदेश भी कहलाता है। तो बांगर और बांगर में हमने को अर्थ देखना है। अभी हमने पढ़ा घग्गर प्रदेश। घग्गर प्रदेश के बाद में हम आते हैं शेखावटी प्रदेश। हमारा दूसरा अर्धशुष्क क्षेत्र का है शेखावटी प्रदेश। पहले आते हैं कि शेखावटी प्रदेश किसको कहा जाता है। जब इस प्रकार यहां चूरू आ जाता है ऐसे, और फिर यहां झुंझुनू आ जाता है, ये झुंझुनू,
और यहां आ जाता है सिक्कर। ये 3 जिले हैं, चूरू, झुंझुनू और सिक्कर। इन 3 जिलों को शेखावटी कहा जाता है। इन 3 जिलों को शेखावटी कहा जाता है। और ये चूरू से और सिक्कर से लगता हुआ नागौर का पूर्वी भाग, ये भी शेखावटी क्षेत्र में आता है। 3 जिलों की बात आ जाए तो चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, इनको शेखावटी प्रदेश कहा जाता है। लेकिन अर्धशुष्क मैदान में शेखावटी प्रदेश में आता है तो नागौर का पूर्वी भाग भी शेखावटी प्रदेश में शामिल किया जाता है। शेखावटी प्रदेश के अंदर राजस्थान में खूब सारे ऐसे मरुस्थल में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जो मरुस्थलीय बालू का स्तूप है उनकी बनावट की दृष्टि से अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, पवना अनुवर्ती बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप। तो ये बालू का स्तूप है। इन बालू का स्तूपों में हम जब पश्चिमी मरुस्थल का भाग पढ़ेंगे, बालू का स्तूप प्रदेश, तब हम इन अलग अलग बालू का स्तूपों के प्रकार पढ़ेंगे और पश्चिमी मरुस्थल में बालू का स्तूपों के साथ साथ और कौन सी स्थलाकृति मरुस्थल में बनती है उन सब का वर्णन करेंगे। लेकिन पहले जो हम चीज बता रहे हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम इजी वे में पढ़ना है और मानचित्रों के माध्यम से पढ़ना है। छोटी छोटी बातों को हम यहां बना करके बताएंगे और जिलों की दृष्टि से भी बताएंगे। तो हम बता रहे थे चूरू, सिक्कर, झुंझुनू को क्या कहा जाता है? शेखावटी प्रदेश कहा जाता है। ये जो शेखावटी प्रदेश है, इस शेखावटी प्रदेश में जब बालू का स्तूपों की बात आई तो सर्वाधिक बालू का स्तूप बरखान पाए जाते हैं। बरखान, यदि यूं ऐसे तेज हवाएं बह रही है और तेज हवाओं के साथ में स्पीड ज्यादा है तो क्या होता है कि कोई बालू का स्तूप है उसका 1-2 सिरे आगे बढ़ जाते हैं, ये इस प्रकार आगे बढ़ जाता है और कालांतर में ये अर्धचंद्राकार स्थिति हो जाती है। अर्धचंद्राकार स्थिति हो जाती है और बीच में यहां इस प्रकार अर्धचंद्राकार स्थिति होती है और ये जमीन का निम्न भाग बन जाता है। ये जमीन का निम्न भाग बन जाता है और धोरा दोनों सिरे आगे बढ़ करके, और ये जब ये धोरा इधर पलटता है तो सर्वाधिक नुकसान जो करता है वो बरखान करता है। राजस्थान में सर्वाधिक बरखान शेखावटी प्रदेश में पाए जाते हैं। चूरू, सिक्कर, झुंझुनू जिलों में शेखावटी जो क्षेत्र कहलाता है इसमें सर्वाधिक बरखान पाए जाते हैं और इन बरखानों की जो नीचे की भूमि है, निम्न भूमि है, वो उपजाऊ भूमि होती है और इन उपजाऊ भूमि में राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। खेजड़ी वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसलिए सर्वाधिक खेजड़ी राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। हमने जब पढ़ा चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, इनका पूर्वी भाग एक साथ में और जिले का लिया था, वो लिया था नागौर। और नागौर में रोटू जो क्षेत्र है, रोटू क्षेत्र है, वो मरुस्थल के सबसे प्रथम संत वैज्ञानिक जिन्होंने उपाधि जिनको दी जाती है विश्व के, जब विश्व पर्यावरण का पै नहीं जानता था तब उन्होंने पर्यावरण के बारे में विश्व को बताया। आज यूएनओ जिसमें रिसर्च कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है और गला फाड़ फाड़ के कहता है कि पर्यावरण को बचाएं और पर्यावरण की सुरक्षा करें। पर्यावरण संरक्षण जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात वो कर रहा है, वो जो कंजर्वेशन की बात करता है, उस समय जाम्बोजी यहाँ के बीकानेर जिले के नोखा और पीपासर में जन्म लिया और नोखा को उन्होंने कर्मस्थली बताया। वो प्रथम वैज्ञानिक संत हुए, उनकी कर्मस्थली रहा है रोटू और रोटू के अंदर उन्होंने खेजड़ियों के बाग लगाए थे। इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी नागौर के पूर्वी भाग में पाई जाती है और वो इससे संलग्न क्षेत्रों में, शेखावटी क्षेत्र में राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी पाई जाती है, तो वो रोटू ही क्षेत्र है जहां सर्वाधिक खेजड़ी है। तो राजस्थान का सर्वाधिक बरखान वाला क्षेत्र, राजस्थान का सर्वाधिक खेजड़ी वाला वर्ग क्षेत्र वो है शेखावटी प्रदेश। इसके अलावा इनमें जो आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, आंतरिक प्रवाह प्रणाली क्या होता है कि जैसे अधः स्तर चूने चट्टानें पाई जाती है। अधः स्तर चूने चट्टानों में क्या होता है कि जैसे ऐसे कुआं खोदते हैं तो ऊपर की चट्टान पहले हटाई जाती है और फिर अंदर तक खोदा जाता है, यानी चूने की अधः स्तर चट्टानों में जल समा जाता है। चूने की अधः स्तर चट्टानों के अंदर, यानी बाह्य न बह करके जल अंदर बहता है, क्योंकि चूने की चट्टानों को छान करके और उसे छाड़ करके
जल है वो नीचे चला जाता है और आंतरिक प्रवाह प्रणाली का क्षेत्र बन जाता है, वो बनता है शेखावटी क्षेत्र। इन अधे स्तर चूनों की चट्टानों को हटा करके, चूने की जो अधे स्तर चट्टान है इनकी परतें हटा करके इस प्रकार चौड़े मुंह वाला, ऊपर चौड़ा मुंह होता है और नीचे जाते जाते एकदम संकरा हो जाता है। चूने की अधे स्तर चट्टानों को हटा करके शेखावटी क्षेत्र में जो कुएं खोदे जाते हैं उनको जोड़ कहा जाता है, उनको कहा जाता है जोड़, उन्हें जोहड़ कहा जाता है। इन जोड़ को नाडा भी कहते हैं, जोहड़ नाडा भी कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र में ऐसे बड़े जोड़ों को सर, सरोवर आदि नाम से जाना जाता है। तो सर, सरोवर, जोड़, नाडा, इस प्रकार शेखावटी क्षेत्रों में अधे स्तर चूने की चट्टानों को हटा करके बनाए जाते हैं। अधे स्तर चूने की चट्टानों को हटा करके जोड़, नाडा का निर्माण किया जाता है। ये शेखावटी क्षेत्र के जोड़ और नाडा, ये जो भाग है जैसे चूने की चट्टानों को हटा करके जोड़ और नाडा, और अंतिम जो एकदम संकरा भाग होता है जहां पानी कभी भी, क्योंकि वहां पानी है वो नीचे के भूमिगत जल से मिल जाता है और भूमिगत जल से मिलने के बाद में जब जल जोड़ और नाडा में सूख जाता है तो एक भाग ऐसा होता है जिसके अंदर जल कभी नहीं सूखता है, थोड़ा बहुत जल गाद के साथ में रहता है। ऐसे भाग को जो जोड़ और नाडा का एकदम अंतिम संकरा भाग होता है, जोड़ और नाडा का अंतिम सकता भाग क्या कहलाता है? वो चोभी कहलाता है। चोभी, ये शरीर में नाभि के समान होता है चोभी, तो चोभी है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। जोड़ और नाडा का एकदम अंतिम नीचे का भाग जिसमें जल पूरे वर्ष कभी नहीं सूखता है, जिसमें गीली गाद तो रहती ही रहती है, और यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है तो चोभी से निकाल करके जल मई और जून के महीनों में भी काम में लिया जा सकता है, इसलिए उसे चोभी कहा जाता है। यह जोड़ और नाडा का सबसे केंद्रीय भाग होता है। जोड़ और नाडा का अधे स्तर चट्टानी चट्टानों के क्षेत्र को हटा करके जो सरोवर खोदा जाता है, सर खोदा जाता है, कुआं खोदा जाता है, उससे शेखावटी क्षेत्र में जोड़ और नाडा कहते हैं। जोड़ और नाडा का जो अंतिम भाग है और एकदम केंद्रीय भाग है उसको चोभी कहा जाता है। चोभी के अंदर जल कभी नहीं सूखता है। अब देखो शेखावटी क्षेत्र की एक और विशेषता है कि यहाँ घास के बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं जिन्हें बीड़ कहते हैं। घास के बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं जिन्हें बीड़ कहते हैं। हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है और उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल है, इस पूरे मरुस्थल के अंदर यदि कोई ऐसा खेत है जिनमें जून जुलाई यानी सावन और भादवे के अंदर जो बरसात होती है, उस बरसात में पशुओं को चराने के लिए कुछ क्षेत्र छोड़ दिया जाता है, कुछ क्षेत्र छोड़ दिया जाता है जिसके अंदर साल भर गायें चरती है। और साल भर गायें चरती है, ऐसे भाग को हम हिंदी में चारागाह कहते हैं, चारागाह कहते हैं, लेकिन पश्चिमी मरुस्थल के लोग उसे बीड़ कहते हैं। और बीड़ जो विशेषता है वो सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र की विशेषता है। शेखावटी में सर्वाधिक घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें बीड़ कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें बीड़ कहते हैं। देखो, एक शब्द है बीड़ और एक शब्द है बियड़, एक शब्द है बीड़, एक शब्द है बियड़। अब हमने ये क्या जाना? हमने ये जाना कि ये हमारा राजस्थान, इस राजस्थान का जो शेखावटी क्षेत्र है, ये जो शेखावटी क्षेत्र है, इस शेखावटी क्षेत्र में बीड़ है वो घास के मैदान है, घास के मैदान, बीड़ घास के मैदान है और वो है शेखावटी क्षेत्र में। लेकिन ये जो हमारा जो दक्षिण पूर्व का पठार है, दक्षिण पूर्व का पठार, दक्षिण पूर्व के पठार में नदी बहती है चंबल नदी, और ये चंबल नदी की सहायक नदी है, जैसे कुराल, मेज, इधर ये काली सिंध, आऊ, परवन, कुन्नू, पार्वती, ये सर्वाधिक इस चंबल नदी है वो सर्वाधिक कट्टे फट्टे एरिया का निर्माण करती है, यानी धरातल को उबड़ खाबड़ बना देती है, कट्टे फट्टे बना देती है और इसे उबड़ खाबड़ बना देती है। उबड़ खाबड़ बनाने के कारण नालियों का निर्माण हो जाता है, नाली का निर्माण हो जाता है, नालियां हो जाती है, अवनालिका हो जाती है, भूमि पूरी दंताली की भांति कट जाती है। इससे कटे हुए भाग को इस क्षेत्र में बीड़ कहा जाता है, इस क्षेत्र में बीड़ कहा जाता है। इसी क्षेत्र को डांग कहा जाता है, इसी क्षेत्र को बेडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है, बेडलैंड टोपोग्राफी
कहा जाता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दक्षिण पूर्व के चंबल क्षेत्र को जो अवनालिका प्रदन है, उत्खात भूमि है, बेडलैंड टोपोग्राफी है और कट्टी फट्टी नालियों के अंदर नदियों की नालियों के कारण निर्माण हो जाता है और उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण हो जाता है जहां कृषि नहीं की जा सकती और वो डाकुओं की शरण स्थली बन जाता है। ऐसे क्षेत्र को बीड़ कहा जाता है। और बीड़ क्षेत्र है वो चारागाह है और चारागाह क्षेत्र है वो शेखावटी की विशेषता है। पूरे राजस्थान में बीड़ा कहते हैं, ऐसे क्षेत्र को बीड़ा कहते हैं। और जहां चारागाह भूमि पाई जाती है, सावन और भादवे के बरसात के दिनों में पशुओं को खुला चराने के लिए जो स्थान छोड़ा जाता है पश्चिमी मरुस्थल में, उस क्षेत्र को बीड़ा कहते हैं। जो जंगल का भाग होता है, जो चारागाह का क्षेत्र होता है, लेकिन शेखावटी में ही बीड़ विशेषता है। बीड़ सर्वाधिक विशेषता शेखावटी की विशेषता है। तो इस प्रकार शेखावटी के बाद में हम तीसरा जिसका वर्णन करेंगे उसे कहते हैं नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि की यह विशेषता है कि कई भूगर्भवेत्ता ये मानते हैं कि इस भूमि के नीचे ये एक उठी हुई भूमि है, मेज की भांति उठी हुई भूमि है। इस प्रकार ये मेज की भांति उठी हुई भूमि है। और कई वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं कि ये जो क्षेत्र है नागौरी उच्च भूमि, इस भूगर्भ के अंदर है चट्टानें पाई जाती है, वो माइका शिष्ट नमकीन चट्टानें पाई जाती है। माइका शिष्ट नमकीनी चट्टानें पाई जाती है। और इन माइका शिष्ट नमकीनी चट्टानों के कारण जब जल धरातल से नीचे की तरफ रिसता है तो जिस प्रकार दीपक के अंदर तेल बाती के माध्यम से ऊपर चढ़ता है, ऐसे ही माइका शिष्ट चट्टानें पिघल करके और एक एक कण करके दीपक में तेल की भांति केशिकाकर्षण क्रिया द्वारा, और वो क्रिया विज्ञान की क्रिया है, क्या कहलाती है? केशिकाकर्षण क्रिया। इस केशिकाकर्षण क्रिया के कारण ये जो केशिकाकर्षण क्रिया कहलाती है, यानी कोई ऐसी दीपक बाती होती है और बाती में तेल कैसे चढ़ता है, इस तेल चढ़ता है, इसे कहते हैं केशिकाकर्षण क्रिया। और इस प्रकार यहां चट्टानें होती है, ये चट्टानें होती है माइका शिष्ट चट्टानें। इन माइका शिष्ट चट्टानें पिघलने के कारण इसमें सोडियम जो क्लोराइड होता है NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम जो क्लोराइड है उससे हमें हमारी साधारण भाषा में कहते हैं नमक कहते हैं। नमक को हम क्या कह सकते हैं? लवण कह सकते हैं। तो ये जो लवण की मात्रा होती है, नमक की मात्रा होती है और सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है, जिसे NaCl कहते हैं। और ये नमक क्या करता है? ये नमक पिघल करके केशिकाकर्षण क्रिया द्वारा धरातल के ऊपर की चट्टानों पे आ जाता है और ऊपर की चट्टानों पे आ जाने के कारण भूमि बंजर हो जाती है, भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। भूमि में कुछ भी घास उगती नहीं है, तिनका ही नहीं उगता है और भूमि पूरी की पूरी सपाट हो जाती है, एकदम अनुपजाऊ बंजर भूमि में बदल जाती है, ये माइका शिष्ट चट्टानों के कारण। लेकिन कुछ भूगर्भवेत्ता, कुछ भूगोलवेत्ता ये मानते हैं कि जो पश्चिम का अरब मानसून है, अरब मानसून की शाखा है, वो यहां ला करके नमकीन के, यानी अरब सागर से ला करके, अरब सागर से नमक ला करके यहां डाल देते हैं और जिसके कारण यहां नमकीनी भूमि का निर्माण हुआ है। इन नमकीनी भूमि में राजस्थान की सबसे खारी झीलें पाई जाती है। नागौर में सांबर, नागौर में डीडवाना, नागौर में कुचामन, ये सर्वाधिक खारी झीलें यहीं पाई जाती है। और जैसे शेखावटी एक आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है, यहां भी नदियां अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकती है। ये भी क्या है कि एक आंतरिक प्रवाह क्षेत्र का निर्माण करती है नागौर की नदियां भी। नागौरी उच्च भूमि में जितनी भी नदियां हैं वो अंत प्रवाह का क्षेत्र है, यानी नदियां अपने क्षेत्र को छोड़ करके बाहर नहीं निकलती है। जैसे सांबर झील है, सांबर झील एक बालसन है और आंतरिक प्रवाह का सबसे बड़ा क्षेत्र है। जब हम सांबर झील की बात करेंगे तो जैसे सांबर झील है, ये हमारी सांबर झील का वर्णन करते हैं। ये हमारा अरावली, और यहां अपन बता रहे हैं नागौरी उच्च भूमि। ये नागौर का जिला और अजमेर का जिला और जयपुर का जिला, इनके मध्य सांबर झील है। ये जो सांबर झील है ये बालसन का निर्माण करती है।
बालसन वो भाग होता है यानी केंद्रीय कर्ता, नदियां चारों तरफ से निकल करके उस आंतरिक भाग की तरफ आकर्षित होती है। तो मंथा, खारी, खंडेला, खारी खंडेला, रूपनगढ़, रूपनगढ़, नलियासर नाला, ये सारी नदियां आंतरिक प्रवाह को बनाती है। तो नागौरी उच्च भूमि एक आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है, यानी यहां से नदियां चारों तरफ से बह करके इस क्षेत्र की तरफ आती है। और इस प्रकार सांबर राजस्थान की खारे पानी की झीलों में सबसे बड़ी झील है। यह नागौरी उच्च भूमि की विशेषता है। हम तीसरा अर्धशुष्क मैदान का नागौरी उच्च भूमि पढ़ रहे हैं। नागौरी उच्च भूमि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा हमने अभी तक? हमने यह पढ़ा कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है, एकदम शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को सैंडी एरिड डेजर्ट कहा जाता है और सेमी एरिड डेजर्ट अर्धशुष्क मरुस्थल दो भागों में बांटा। अर्धशुष्क मरुस्थल को हमने चार भागों में बांटा। पहले हमने पढ़ा घग्गर मैदान, फिर पढ़ा शेखावटी प्रदेश, अब जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम नागौरी उच्च भूमि। और चौथा आ जाएगा गोडवाड़ प्रदेश। तो नागौरी उच्च भूमि की हम विशेषता पढ़ रहे थे कि आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। खारी खंडेला, रूपनगढ़, मंथा, ये जितनी भी नदियां हैं, नलियासर नाला, ये सारी की सारी नदियां एक बालसन की भांति यानी केंद्रीकृत नदियों का भाग है और चारों तरफ से नदियां निकल के नागौरी उच्च भूमि की तरफ आकर्षित होती है। कई विद्वान लोग नागौरी उच्च भूमि को माइकाशिष्ट चट्टानों का वरदान मानते हैं कि नीचे खारी नमकीनी चट्टानें पाई जाती है जो कैसिकर्षण क्रिया के द्वारा जमीन के ऊपर नमकीन की परतें बिछा देती है। लेकिन कई भूगोलवेत्ता ये मानते हैं कि अरब सागर की जो दक्षिण पश्चिम की वायु आती है उसके साथ नमक के कण आते हैं और ये ड्राई एरिया होने के कारण, एरिड एरिया होने के कारण, शुष्क एरिया होने के कारण, तापमान उच्च रहने के कारण आर्द्रता समाप्त हो जाती है और नमक के कण है वो वहां गिर जाते हैं और गिरने के कारण नदियां इनको समेट करके किसी बालसन में डाल देती है, किसी निम्न भाग में डाल देती है और कालांतर में वो खारी झीलों का निर्माण हो जाता है। कुछ भूगोलवेत्ता ये मानते हैं, कुछ भूगोलवेत्ता ये मानते हैं कि यह माइकाशिष्ट चट्टानें नीचे पहले से है, जो भी है, लेकिन हम नागौरी उच्च भूमि की जो विशेषता पढ़ रहे हैं बालसन। फिर नागौरी उच्च भूमि में क्या है, एक तत्व और पाया जाता है जिसे कहते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड नागौरी उच्च भूमि की विशेषता है। फ्लोराइड देखो क्या है कि नागौर जो जिला है ना, नागौर की एक तहसील है और वो है जायल तहसील। जायल तहसील, जायल तहसील से लगा करके अजमेर की पुष्कर तहसील, जो अजमेर का धार्मिक स्थल है पुष्कर, तो अजमेर के पुष्कर से जायल तहसील के मध्य जो पट्टी पाई जाती है, ये जायल तहसील और ये पुष्कर इनके मध्य ऐसी एक पट्टी है जिसके अंदर फ्लोराइड बहुत है। यहां तीन समानांतर चट्टान है, जैसे एक चट्टान है जायल श्रेणी की चट्टान, इस जायल श्रेणी की चट्टान में सबसे ज्यादा फ्लोराइड पाया जाता है। फ्लोराइड पाया जाता है। इस फ्लोराइड के पीने से दांत पीले हो जाते हैं, हड्डियां कुबड़ हो जाती हैं और व्यक्ति ऐसे कुबड़ा होकर के चलता है। व्यक्ति बिल्कुल एकदम रीढ़ की हड्डी से ऐसे झुक करके चलता है, उसे कुबड़ा कहा जाता है। और उस हर घर में एक या दो व्यक्ति कालांतर में जब बूढ़े होते हैं तो फ्लोराइड का पानी पी पी करके वो एक अपनी जवानी से पहले बूढ़े होने लगते हैं। और हमारे सीआर चौधरी राजस्थान आरपीएससी के जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने उन क्षेत्र के सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी के दिए थे और उनमें सबसे पहले ये कुबड़ पट्टी वाला क्वेश्चन निकल करके आया कि कुबड़ पट्टी कहां पाई जाती है। तो राजस्थान के अजमेर जिले में, और अजमेर की भी पुष्कर, अजमेर के पुष्कर से लगा करके नागौर की जायल तहसील तक, ये जायल वही है जो जायल नरेश था जिंदराव खींची, जिनसे गायें छुड़ाने के लिए बाबूजी ने बलिदान किया था, और वही जायल नरेश है। इस जायल तहसील और पुष्कर के मध्य जो फ्लोराइड की मात्रा वाला क्षेत्र है वहां के लोग कुबड़ हो जाते हैं, इसलिए उस पट्टी को कहते हैं कुबड़ पट्टी। उस पट्टी को कहते हैं कुबड़ पट्टी। लोग बांका हो जाते हैं, इसलिए इस पट्टी को कहते हैं बांका पट्टी। इस पट्टी को बांका पट्टी कहा जाता है, इस पट्टी को कुबड़ पट्टी कहा जाता है।
इंग्लिश में इसे बोलते हैं हॉच बेल्ट। इंग्लिश में इसे हॉच बेल्ट कहते हैं। हॉच बेल्ट बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी, जायल, नागौर और पुष्कर अजमेर के मध्य फ्लोराइड की मात्रा की अधिकता के कारण व्यक्तियों के दांत पीले हो जाते हैं, व्यक्ति कुबड़ हो जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। उस पट्टी को बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी, हॉच बेल्ट के नाम से जाना जाता है और वो होता है फ्लोराइड के कारण। नागौर में एक गांव है आसरवा। आसरवा गांव सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित गांव है। नागौर का गांव है आसरवा। आसरवा बिल्कुल कहीं भी एक ही मीठा कुआं नहीं है और पूरा का पूरा जो गांव है वो नागौर का फ्लोराइड से प्रभावित है। आसरवा गांव ये राजस्थान का सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित गांव है आसरवा। और नागौर तो वैसे पूरा का पूरा फ्लोराइड से प्रभावित है ही। नागौर फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित है और नागौर का आसरवा गांव एकदम कुबड़ गांव का नेतृत्व करने वाला गांव कहा जा सकता है। तो इस प्रकार जो जायल श्रेणी है, जायल श्रेणी जो पट्टी पाई जाती है वो जायल श्रेणी फ्लोराइड के लिए जानी जाती है। जायल के अलावा विश्व प्रसिद्ध एक संगमरमर निकलता है मकराना। तो मकराना जो श्रेणी है, पहाड़ी श्रेणी है मकराना श्रेणी। मकराना श्रेणी है वो संगमरमर के लिए जानी जाती है। सर्वाधिक संगमरमर निकलता है और खूब सारे राजस्थानी गानों के अंदर इस मकराने के भाटे का पत्थर यानी भाटा मारवाड़ी में कहते हैं और मकराने के भाटे का उल्लेख पाया जाता है। मारवाड़ी गानों के अंदर महिलाओं ने बहुत ही अपने सवर लहरियों में उसे उकेर करके उसे अपने होठों की शोभा बढ़ाया, अपने जीव की शोभा बढ़ाया है और अपने कर्णप्रिय गानों का निर्माण, लोक गीतों का निर्माण मकराने भाटे पे खूब किया हुआ है। यदि कोई भाटा गाया गया है तो सर्वाधिक मकराना भाटे का राजस्थानी लोक गीतों के अंदर उल्लेख किया गया है। इस भाटे का सर्वाधिक उल्लेख राजस्थानी लोक गीतों में किया गया है वो मकराना भाटा है, संगमरमर है जो विश्व प्रसिद्ध है, अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। मकराना के इसी नागौर क्षेत्र में एक क्षेत्र है मांगलोद और मांगलोद विश्व प्रसिद्ध सर्वाधिक का वर्तमान में जिप्सम निकलता है। तो मांगलोद जो भूगर्भ पट्टी है, भूगर्भ की पट्टी है, अजमेर और नागौर के बीच में फ्लोराइड की मात्रा वाली जायल श्रेणी है, उसके अंदर फ्लोराइड मात्रा ज्यादा है तो वहां से जल के साथ में फ्लोराइड पीने से कुबड़ पट्टी का निर्माण हुआ, बांका पट्टी का निर्माण हुआ है। और मकराना श्रेणी है वो संगमरमर के पत्थर के लिए जाना जाता है। और मांगलोद जो भूगर्भिक पट्टी है उसमें सर्वाधिक जिप्सम निकाला जाता है। तो मांगलोद श्रेणी सर्वाधिक का जिप्सम के लिए जानी जाती है, वो है नागौरी उच्च भूमि का क्षेत्र, मांगलोद क्षेत्र। इस प्रकार हमने 3 पूरे कर दिए, घग्गर का मैदान, शेखावटी क्षेत्र और नागौरी उच्च भूमि। अभी हमारा अंतिम अर्ध शुष्क प्रदेश का अंतिम जो क्षेत्र है वो हम लेंगे गोडवाड़ क्षेत्र, जिसे लूणी बेसिन भी कहा जाता है, जिसे लूणी बेसिन भी कहा जाता है। गोडवाड़ प्रदेश को, गोडवाड़ के जो क्षेत्र है वो 4 जिलों में शामिल किया जाता है। ये हमारा राजस्थान, ये राजस्थान, यहां ऐसे पड़ता है सिरोही, सिरोही से लगा हुआ है हमारा जालोर, यहां हमारा बाड़मेर, यहां हमारा जोधपुर, ये जोधपुर का क्षेत्र है। और इस प्रकार इसके पास में मान लो नागौर और अजमेर, अजमेर से निकल करके नागौर होते हुए जोधपुर होते हुए पाली हुए होते, इस प्रकार ये 6 जिलों में बहती है। कौन सी नदी? लूणी नदी। हम बात कर रहे हैं लूणी नदी। इस लूणी नदी के क्षेत्र जहां आपका बाड़मेर मिलता है, जहां आपका जालोर मिलता है और जहां आपका जोधपुर मिलता है। जालोर का उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पूर्व का क्षेत्र जालोर पूरा ही कह दो, और बाड़मेर का उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र मिलता है ये भी गोडवाड़ प्रदेश में आता है। और जोधपुर का दक्षिण पूर्व क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाते हैं जहां लूणी नदी नागपाड़ से निकल करके और नाग और पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है सागरमती और सरस्वती नदी के रूप में, और गोविंदगढ़ अजमेर के पास में इन 2 नदियों का संगम होता है और नागौर होते हुए ये जोधपुर होते हुए इस प्रकार बहती है।
और इन जिलों के जहां लूणी नदी बहती है उस क्षेत्र को कहते हैं गोडवाड़ क्षेत्र, गोडवाड़ क्षेत्र। और इस गोडवाड़ क्षेत्र का ही दूसरा नाम है लूणी बेसिन क्षेत्र, लूणी बेसिन क्षेत्र। यह जो लूणी बेसिन क्षेत्र है जहां बालोतरा तक इसका पानी मीठा है और बालोतरा से लगा करके जैसे ये अरावली क्षेत्र है, इस अरावली क्षेत्र के मध्य ये जो लूणी का क्षेत्र है ये जलोढ़ का क्षेत्र है और जलोढ़ मिट्टी के कारण ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी के कारण ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। ऐसी उपजाऊ मिट्टी को इस क्षेत्र में रोई का मैदान कहते हैं, रोई मैदान। आपका क्वेश्चन आ सकता है और पूछा गया क्वेश्चन है कि रोई मैदान कहां पाया जाता है। रोई मैदान अरावली, अरावली एवं लूनी नदी के मध्य का उपजाऊ क्षेत्र, लूनी नदी के मध्य का उपजाऊ क्षेत्र रोई का मैदान कहलाता है, रोई का मैदान कहलाता है। जहां से लूनी नदी निकलती है नाग की पहाड़ियों से और बालोतरा तक इसका जल मीठा है, वहां तक इसमें जलोढ़ की मात्रा पाई जाती है। इसमें जलोढ़ की मृदा के कारण ही वो उपजाऊ क्षेत्र है और उसी मैदान को रोई का मैदान भी कहा जाता है। लूनी बेसिन है वो लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पाली, दक्षिण पूर्व का जोधपुर, दक्षिण पूर्व का बाड़मेर और जालोर 4 जिले शामिल होते हैं। बाड़मेर का क्षेत्र, जालोर का क्षेत्र, बाड़मेर, जालोर का क्षेत्र, पाली का क्षेत्र, यहां अपना पाली स्थित है। तो पाली, बाड़मेर, जोधपुर और जालोर, ये तीनों क्षेत्र चार जिलों के क्षेत्र जहां लगते हैं उससे गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है, गोडवाड़ा प्रदेश कहा जाता है। गोडवाड़ के मीणाओं का एक अलग भी रुतबा रहा है जो गोडवाड़ के मीणा प्रदेश है और ये गोडवाड़ क्षेत्र राजस्थान की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। आओ सा, उठो सा, बैठो सा, पधारो सा, और राजस्थान की संस्कृति का अतिथि देवो भव जो शुद्ध रूप यदि कहीं पाया जाता है तो वो हमारे गोडवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। गोडवाड़ क्षेत्र में लोग इतने सहृदयी है कि आप यदि किसी के घर गए हो और घर जाकर के आपने पूछा है कि मुझे फलां व्यक्ति के घर जाना है, आपने उनका नाम बताया तो आपको वहां रास्ता बताने के लिए और फलां व्यक्ति का घर बताने के लिए लोग आपके साथ में पैदल चलेंगे या आप आए हो तो आपके साथ किसी भी तरीके से चलेंगे। चलने से पहले आपको वो चाय, पानी और खाने की भी मनमार करेंगे और आपको जबरदस्ती अतिथि के रूप में आपको खाना खिलाएंगे और फिर आपको वहां से रवाना करेंगे। तो राजस्थान का अतिथि देवो भव, आओ सा, उठो सा, बैठो सा, पधारो सा, और बिल्कुल अतिथि को पलक पावड़े बिछा करके स्वागत किया जाता है और हथेली के साले की भांति रखा जाता है। जो सबसे ज्यादा यदि सेवा की जाती है अतिथि की, सबसे ज्यादा मान है तो वो गोडवाड़ क्षेत्र है। तो हमें नाज है ऐसे गोडवाड़ क्षेत्र पे जहां लूनी नदी बहती है। ये लूनी नदी का जो अंतिम क्षेत्र है और बाड़मेर और जालोर के अंदर इसी लूनी नदी के क्षेत्र को नेड़ क्षेत्र कहा जाता है। ये नेड़ क्षेत्र का भाग है और नेड़ क्षेत्र है वो गुजरात के कच्छ का भाग है, ये गुजरात के कच्छ का भाग है। ये राजस्थान में जो गुजरात के कच्छ का भाग है वो नेड़ क्षेत्र है और आने वाले दिनों में नेड़ क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा, यदि राजस्थान के इसी नेड़ क्षेत्र के अंदर जालोर के एक गांव है भावतरा, भावतरा गांव में कभी यदि बंदरगाह का निर्माण हो गया और वर्तमान में सुर्खियों में अडानी ग्रुप ने यहाँ बंदरगाह बनाने का ठेका लिया है, तो यदि भावतरा गांव में राजस्थान का पहला बंदरगाह बनेगा, राजस्थान का पहला बंदरगाह भावतरा गांव में बनेगा और अडानी ग्रुप बना रहा है। आने वाले दिनों में इसी नेड़ क्षेत्र के जमीन के भाव है वो आसमान छुएंगे और राजस्थान एक दुबई बनेगा, पश्चिमी राजस्थान, और जोधपुर एक दुबई का क्षेत्र ले लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो इसी बंदरगाह के कारण है, वो आने वाले दिनों में होगा। ये जो पालिका और जालोर की सीमा पर स्थित है काला भूरा डूंगर, ये गोडवाड़ का पूर्वी भाग है। काला भूरा डूंगर ये गोडवाड़ की जो पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। नर्मदा नदी बाड़मेर और जालोर में बहती है, वो इस क्षेत्र की सबसे
बड़ी और लंबी नदियों में ज्वाई बांध जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है वो इसी लूणी नदी की सहायक नदी ज्वाई नदी पर स्थित है। तो लूणी नदी और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है उसे ही गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, पाली और जोधपुर के सम्मिलित क्षेत्र को गोडवाड़ कह रहे थे, तो जैसे ये जालोर है और ये हमारा बाड़मेर है। जालोर में जब हम बिशनगढ़ से बाड़मेर की तरफ जाते हैं रेल मार्ग से, तो एक गांव आता मोकलसर। मोकलसर अपनी मटकियों के लिए प्रसिद्ध है, घड़ों के लिए प्रसिद्ध है। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तनों में भी मई जून के महीनों के अंदर यदि आपके फ्रिज का कोई काम करता है तो वो मोकलसर की मटकी करता है और मोकलसर की मिट्टी से बनता है। और ये विश्व प्रसिद्ध मटकी है जिसमें टूंटियां लगा करके लोग प्याऊ की जगह काम में लेते हैं। ठंडे पानी के आरओ की भांति काम करता है मोकलसर की मटियां और खूब शहरों में बिकने के लिए जाती है। तो उस मोकलसर से लगा करके जब हम आगे जाते हैं तो बाड़मेर का एक तहसील पड़ती है, वर्तमान में ये एक ब्लॉक भी है और कभी गढ़ सिवाना के नाम से जाना जाता था। मोकलसर से सिवाना के मध्य लगभग 11 किलोमीटर लंबा एक एरिया पड़ता है और 1.5 किलोमीटर चौड़ा एरिया पड़ता है। इन एरिया के अंदर ऐसी गोलाकार, एकदम ऐसी गोलाकार पहाड़ियां हैं और वो टोटल 56 पहाड़ियां हैं। इसलिए इन पहाड़ियों के क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है, क्योंकि इन पहाड़ियों से खूब सारे छोटे छोटे नदी नाले निकलते हैं। ये 56 का मैदान है। लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा के माई नदी के मध्य के क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं, लेकिन इनको 56 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। 56 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। यदि 56 का मैदान आ जाए तो 56 का मैदान तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य और प्रतापगढ़ के मध्य, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य माई नदी के छोटे मोटे 56 नालों के समूहों को 56 का मैदान कहते हैं। और 56 पहाड़ियों का भाग आ जाए तो ये है मोकलसर से लगा करके सिवाना के मध्य 56 जो पहाड़ियां हैं, इस 56 पहाड़ियों का क्षेत्र कहते हैं। 56 पहाड़ियों का क्षेत्र कहे जाते हैं। और ये गोलाकार पहाड़ियां हैं। जैसे सिवानागढ़ एक खुद एक पहाड़ी पर है, सिवानागढ़ एक खुद एक पहाड़ी पर स्थित है। सिवानागढ़ के अलावा इस सिवानागढ़ के पास में सिवाना और बालोतरा, थोड़ा बालोतरा के पास पड़ता है नाकोड़ा। नाकोड़ा एक जैन तीर्थ है, नाकोड़ा जैन तीर्थ है। ये भी एक गोलाकार पहाड़ी